A very good afternoon to all of you. Welcome back to my polity judgment series. I hope you all are getting my all the previous judgments clearly. And अभी तक हम अराउंड 14 जजमेंट्स कर चुके हैं. आई होप आपको सारी जजमेंट्स करके कुछ कुछ एक कॉमन जो हर उसमें आर्टिकल्स यूज हो रहे हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 13, आर्टिकल 21. आई होप आपको इसकी पूरी क्लियर पिक्चर अब मिल गई होगी. ऑल दो पॉलिटी अगर आप अभी साथ साथ जो भी बच्चे अभी लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे होंगे उन्हें साथ साथ ये केसेस का रेफरेंस लेकर बहुत इजी तरीके से पॉलिटी समझ में आ रही होगी. एंड लास्ट टाइम हमने अभी किया था शाह भानू केस, उसके बाद हमने वाधवा केस भी डिस्कस कर चुके हैं. डन. आज हमारे पास स्टार्ट होने जा रहा है MC मेहता केस 1986 जो कि आफ्टर 1984 जो कि बहुत फेमस है. उस टाइम पर हमारे पास भोपाल ट्रेजेडी भी हुई थी. डन. एंड उसके बाद हमने देखा था उस टाइम पे सिख राइट्स भी हुए थे. एंड उसके बाद ये जजमेंट आती है हमारे पास 1986 में. एक ये जो जजमेंट है इसका दूसरा नाम ओलियम गैस केस भी है, बिकॉज ये लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें जुडिशरी ने वो लोग जो इस गैस के कारण इसमें इंजर हुए थे या मरे थे उनके लिए कंपनसेशन को यहां पर उपलब्ध करवाया. एंड यहां पर MC मेहता जी एक यहां पर एक फर्टिलाइजर की फर्म थी उसके अगेंस्ट केस डालते हैं एंड उसको वो आर्टिकल 32 यूज कर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा देते हैं. ऑल्दो पिटीशन डालने के बाद ही वहां पर ये गैस रिलीज हुई थी, बट यहां पर ये कहा जाता है कि जुडिशरी ने यहां पर जो विक्टिम्स थे उनके फेवर में जजमेंट दी एंड उनको कंपनसेशन यहां पर प्रोवाइड करवाया. डन. सो लेट्स स्टार्ट द MC मेहता केस. MC मेहता का केस में आपको जस्ट पहले एक बार एक इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं. MC मेहता केस का दूसरा नाम ओलियम गैस लीक केस भी था. ये एक गैस थी जो कि हैजार्डस गैस थी ऑन द सेम लाइंस जैसे हमने पढ़ा था उसमें मेथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल ट्रेजेडी में जो हुई थी. उसके कारण यहाँ पर बहुत लोगों की मौत होती है बिकॉज ये बहुत हैजार्डस और बहुत डेंजरस गैस थी. एंड इस केस के बाद से जो इन्वायरमेंटल लॉ है उसका एक स्कोप बढ़ गया था बिकॉज यहाँ पर जो जजमेंट आई थी वो इन द फेवर ऑफ विक्टिम्स आई गई. एंड यहाँ पर बहुत सारे जो पॉलिटिकल यहाँ पर ग्राउंड्स थे, आर्टिकल 12, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, ये 3 आर्टिकल मेनली इस जजमेंट के अंदर इन्वॉल्व हुई हैं. वो किस तरीके से हुई हैं अभी हम करते हैं. पहले आपको एक मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं. एक हमारे पास सब्सिडरी थी, एक यूनिट थी श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर जो कि दिल्ली क्लॉथ मिल्स की एक सब्सिडरी थी एंड वो क्लोरीन और ओलियम को मैन्युफैक्चर कर रही थी. एंड यहाँ पर जब ओलियम गैस की लीकेज होती है उससे क्या होता है, बहुत सी लोगों की जान जाती है एंड बहुत सी यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. सो उस टाइम पर MC मेहता जो कि एक अटॉर्नी थे उन्होंने इस चीज को देखा एंड उन्होंने आर्टिकल 32 हम बहुत बार कर चुके हैं, स्टिल मैं आपको एक रिवाइज करवा देता हूं. इट डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसमें 5 तरीके की रेट मिलती हैं. उन्होंने आर्टिकल 32 का यूज करा द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कहा कि इन यूनिट्स को बंद करा जाए श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर को बिकॉज दे आर releasing the hazardous gas which are hazardous to the community in all. Done. यहाँ पर ये hazardous है और बहुत लोगों की यहाँ पर ये जान ले रही है. So ये केस MC मेहता जी ने आर्टिकल 32 यूज करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया. एंड उसी टाइम पर दो यहाँ पर दिल्ली लीगल एड और एडवाइस बोर्ड एंड दिल्ली बार एसोसिएशन ने भी क्या करा, एक एप्लीकेशन लिखी, एक इंडिविजुअल लेटर लिखा कोर्ट में फॉर अवार्ड ऑफ कंपनसेशन टू द अफेक्टेड पर्सन कि अफेक्टेड पर्सन को यहाँ पर कंपनसेशन मिलने चाहिए. तो सबसे पहले तो यही यहाँ पर जो ये फर्म थी फर्टिलाइजर्स की इसने ये सवाल उठाया कि क्या जो इंडिविजुअल लेटर है टू द सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट को एंटरटेन करना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट लायबल है इसको एंटरटेन करने के लिए. ये आगे जाके जजमेंट में अभी मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या जजमेंट दी. डन. ऑल्दो आपको इस पॉइंट को सुन के ही पता लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको लास्ट जजमेंट्स में PN भागवती जी का नाम बताया था
द वन हु इज फाउंडर ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि अगर कोई इंसान गरीब है, सोशली डिप्राइव्ड है, डेस्टिट्यूट पोजीशन में है एंड वो कोर्ट को अप्रोच करना चाहता है, तो उसके बिहाफ पर पब्लिक इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट के पे मैं आप कोई भी इंसान एक लिटिगेशन डाल सकता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर। डन। एंड कुछ केसेस में तो ये भी अलाउ कर दिया गया था कि अगर आपका लेटर हिंदी में भी हुआ तो भी सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। जनरली वो इंग्लिश में ही करते हैं, बट इफ इट इज इन द हिंदी ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट कैन एंटरटेन। डन। तो सबसे पहले तो एक 3 जजेस का बेंच बैठा, उन्होंने कहा कि ठीक है ये गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ कंडीशंस लगा दी यहां पर इस फर्टिलाइजर कंपनी के ऊपर कि कुछ कंडीशंस हैं, उसी के बाद आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं। बट वो एप्लीकेशन जो यहां पर दिल्ली लीगल एड की थी वो रेफर हुई टू द लार्जर बेंच, 5 जजेस के बेंच को यहां पर ये रेफर हुई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स यहां पर बीच में आ गई थी। आर्टिकल 12 डील्स विद द स्टेट ऑफ डेफिनेशन एंड आर्टिकल 21 कि ये किसी की लाइफ और लिबर्टी को ले रहा है। आर्टिकल 32 के क्या आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कंपनसेशन वाले क्लॉज को डील करे? ये 3 सवाल उठे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कौन से लीगल इश्यूज उठे? पहला ये उठा कि वेदर द लेटर्स एड्रेस्ड इवन टू एन इंडिविजुअल जज एंटरटेनेबल, कि क्या जो ये लेटर भेजा है दिल्ली लीगल एड ने, कि क्या वो कोर्ट को एंटरटेन करना चाहिए, कि क्या ये अलाउड है, इट इज अंडर द स्कोप ऑफ आर्टिकल 32। डन। सेकंड सवाल ये उठा दिया गया कि भाई क्या एम्बिट है आर्टिकल 32 की, कि क्या आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट खाली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को ही देखती है या फिर लीगल राइट्स को ही देखती है, कि इन दोनों के अलावा कुछ और भी देख सकती है? ये सवाल इस केस में आया गया। Whether the Supreme Court is allowed to entertain the other rights apart from fundamental rights and legal rights, ये क्वेश्चन आया गया। थर्ड पॉइंट, whether the article 21 right to life, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से मेनका गांधी केस में किया था, right to life with dignity is available against Shri Ram Fertilizers which is owned and engaged by Delhi cloth mills, a public interest and with the potential to affect the life and health of the people। ओके, कि क्या आर्टिकल 21 अवेलेबल होगा अगेंस्ट श्री राम, जो यहां पर पोटेंशियल, जो कि यहां पर लोगों की हेल्थ और लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। डन। यहां पर श्री राम जी ने खुद भी कहा था कि मेरे पास भी आर्टिकल 21 है, बट दैट डज नॉट मीन, जैसे मैं आपको हर जजमेंट में बताता हूं, कि अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, उससे मैं किसी और की लाइफ को छीनूं, मैं किसी और की हेल्थ को अफेक्ट करूं, ये मेरे पास अंडर आर्टिकल 21 नहीं है, बिकॉज फंडामेंटल राइट इक्वली सभी इंडिविजुअल सिटीजन के पास हैं। एंड 21 में ये कहा जाता है स्टेट शैल नॉट डिप्राइव। तो यहां पर सबसे पहले उठा सवाल ये उठा कि वेदर दिस एंटरप्राइज कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एंड स्टेट की डेफिनेशन कहां दे रखी है? आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में कहा गया है यहां पर स्टेट एक राज्य नहीं है, यहां पर वो सब पब्लिक अथॉरिटीज, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, एनी अथॉरिटी विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, ये सब स्टेट के अंदर आती हैं। यहां पर स्टेट का मतलब राज्य नहीं है। तो आर्टिकल 21 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, इनको डिप्राइव ये कौन कहा है? स्टेट शैल नॉट डिनाई। हर वर्ड आया है स्टेट शैल नॉट डिनाई, वर्ड इज स्टेट। देन व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर श्री राम फर्टिलाइजर्स पिटिशनर ने ये बोला, श्री राम ने, कि भाई हमारी जो ये कंपनी है, जो यूनिट है, वो एक प्राइवेट एंटिटी है, ये स्टेट की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं कर रही है। एंड अगर ये आर्टिकल 12 में फॉल नहीं कर रही है तो हमने आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करा है। अगर हमने फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करा है तो आप सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ये सवाल उठाया गया फ्रॉम श्री राम फर्टिलाइजर्स। ओके, इसके लिए क्या जजमेंट दी मैं आपको अभी बताऊंगा। What is the measure of liability of an enterprise which is engaged in hazardous industries? Person die or are injured। कि क्या लाइबिलिटी है इंटरप्राइज की जो यहां पर ये काम कर रही है, जो हैजार्डस सब्सटेंस लीक कर रही है, जिससे लोगों की वहां पे मौत हो रही है, इंजर हो रही है, इंजर हो रहे हैं।
तो यहां पर क्या लायबिलिटी बनती है एक एंटरप्राइज की, ये 4 सवाल कोर्ट के आगे आए गए एंड कोर्ट ने हर एक पॉइंट का बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्लाई दिया। आर्ग्यूमेंट्स, श्री राम फूड ने सबसे पहले ऑब्जेक्ट किया कि कोर्ट शुड नॉट प्रोसीड टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज सिंस द ओरिजिनल रिट डिड नॉट मेक एनी क्लेम फॉर द कंपनसेशन। जब ये रिट डाली गई थी तो ये कहा गया श्री राम ने कि उस टाइम पर इस रिट में कोई भी कंपनसेशन से रिलेटेड क्लॉज नहीं था एंड जो ये गैस लीक हुई है ये रिट डालने के बाद हुई है, इसलिए हम इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो वो अपने रिट में जाकर कंपनसेशन का क्लॉज ऐड कर सकते थे, बट दे हैव नॉट एडेड। तो यहां पर इसलिए सुप्रीम कोर्ट बीच में एंटरटेन नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट यहां पर डिसाइड नहीं करवा सकता है। डन। सेकंड पॉइंट ये उठा, दे क्वेश्चन अगेंस्ट द एक्सपेंडिंग आर्टिकल 12 एज टू ब्रिंग इट विद इन प्राइवेट कॉर्पोरेशन। ये कहा गया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम आर्टिकल 12 में जिसमें पब्लिक अथॉरिटीज हैं उसमें स्टेट की डेफिनेशन में हम फॉल नहीं करते हैं। एंड जब हम आर्टिकल 12 में ही फॉल नहीं कर रहे हैं तो आर्टिकल 21 तो कुछ हमारे ऊपर नहीं आ सकता। पिटिशनर आर्ग्यूड the unit gets sizable aid in loans, land and other facilities so should be subject to article 12। यहां पर एमसी मेहता जी कहते हैं कि जो ये फर्टिलाइजर कंपनी है श्री राम, इसको सरकार की तरफ से लोन मिल रहा है, इसको सरकार की तरफ से एड मिल रही है, इसको यहां पर फंडिंग मिल रही है, तो सब कुछ जब इसे स्टेट गवर्नमेंट ओन कर रही है तो ये एक पब्लिक अथॉरिटी है जो फॉल करती है अंडर आर्टिकल 12 द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। यहां पर पिटिशनर ने ये कहा। सो फाइनली इस पे क्या जजमेंट आई गई एंड क्या इस पे एक एक क्लॉज को यहां पर इंटरप्रेट किया गया वो अब हम इस पे सीखते हैं। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहां पर फर्टिलाइजर यूनिट ने पहले ये बोला कि आर्टिकल 12 में सारी पब्लिक अथॉरिटीज आती हैं, वी आर प्राइवेट अथॉरिटी सो वी आर नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 12। बट पिटिशनर ने कहा कि इस यूनिट को सारी की सारी एड, लोन, फैसिलिटीज स्टेट की तरफ से मिल रही है, सो इट इज गवर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सो इट फॉल्स अंडर आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। डन। और अगर ये आर्टिकल 12 में हो रहा है तो यहां पर क्वाइट ऑब्वियस है, अगर आर्टिकल 12 लग गया है तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 21 आपके पास लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 12 से लेकर 35 तक वी हैव फंडामेंटल राइट्स एंड आप उसके बाद स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट आपसे आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकता है एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, जो मेनका गांधी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के फॉर्म में भी आया गया। सो अगर आर्टिकल 21 अगर आपके पास लग रहा है तो इन हैजार्डस गैसेस से आप किसी और की जिंदगी को नहीं छीन सकते हैं, किसी और की जिंदगी को हम नहीं इफेक्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट में ये कहा कि इट वुड बी ओपन टू एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल, कोई भी, मैं आप कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड, टू ब्रिंग एन एक्शन फॉर विंडिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और एनी लीगल राइट ऑफ सच इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी एड्रेस बाय अ लेटर टू द कोर्ट। सच इंडिविजुअल कोई बहुत पुअर है, ठीक है, कोई बहुत ही सोशली डिप्राइव्ड है, कोई अनएजुकेटेड है, अगर आप उसके इंटरेस्ट में सो कॉल्ड PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अगर आपके उसके इंटरेस्ट में कोई लिटिगेशन डालना चाहते हैं, कोई आप उसके बिहाफ पे कोर्ट में कोई लेटर भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। एंड इसी को यूज करके दिल्ली बार एसोसिएशन ने ये कंपनसेशन के क्लॉज को ऐड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करा और कहा कि यहां पर गलत हो रहा है। एंड आर्टिकल 32 जिसकी स्कोप के ऊपर लड़ाई हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि द आर्टिकल 32 इंक्लूड्स नॉट ओनली प्रिवेंटिंग द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो हम बीच में आएंगे ही आएंगे बिकॉज वी आर द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग रिलीफ अगेंस्ट ब्रीच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी कमिटेड। इट इंक्लूड्स रिमेडियल रिलीफ एंड अवॉर्डिंग कंपनसेशन। ऑल्दो इसको जुडिशियल ओवर रीच भी कहा कुछ लोगों ने न्यूज़पेपर में, बट यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अपार्ट फ्रॉम द लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, हम रेमेडियल रिलीफ और
कंपनसेशन के अवॉर्डिंग में भी आ सकते हैं। सो आर्टिकल 32 को ब्रॉड तरीके से यहां पर एक्सप्लेन कर दिया गया, इसलिए इसको एक इन्वायरमेंटल लॉ में भी एक तरीके से रिवोल्यूशन मानते हैं इस केस को। एंड फाइनली उन्होंने कहा कि प्राइवेट और कॉर्पोरेशन हुज एक्टिविटीज हैव बीन पोटेंशियल ऑफ अफेक्टिंग द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द पीपल, कि अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की चीजें किसी की लाइफ और हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाल रही है तो क्वाइट ऑब्वियस है वो आर्टिकल 12 की एम्बिट में आएगा ही आएगा। क्लियर? सो जो उनका एक क्लॉज था श्री राम फर्टिलाइजर्स का कि हम आर्टिकल 12 में फॉल नहीं करते हैं, वो यहां क्लियर कर दिया गया। सेकंड उनका क्लॉज था कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आ सकती है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि हम रिमेडियल रिलीफ के लिए बीच में आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि किसी भी इंडिविजुअल के बिहाफ पर कोई भी अगर लेटर लिख के देता है सुप्रीम कोर्ट को तो ये हमारे पास पावर है कि हम उसको एंटरटेन करें या ना करें। फाइनली इस जजमेंट का इंपैक्ट बताता हूं मैं आपको। इंपैक्ट क्या हुआ? इट इज द फर्स्ट लैंडमार्क जजमेंट दैट चेंज द स्कोप ऑफ एनवायरमेंट लॉ। अब इसके बाद से ये क्लियर हो गया कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आपको कंपनसेशन देना ही पड़ेगा टू द विक्टिम्स। डन। सेकेंड ये उठा गया, फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडस्ट्री वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्सीडेंट एंड फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। इंडस्ट्री सबसे पहली बार यहां पर एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हेल्ड हुई एंड उसको कहा गया कि जो भी विक्टिम्स यहाँ हैं उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे। एंड फर्दर इसमें रेक्टिफाई कर दिया उन्होंने मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को एंड एक रिइंस्टेट कर दिया फेथ जुडिशरी में कि जुडिशरी के ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए। डन। एंड इसके बाद अगर कोई भी इशू हुआ है, जैसे अभी रिसेंटली 2020 में आई थिंक वाइजैक गैस लीकेज हुआ था, तो अब ये क्लॉज आ गया है कि अगर यहां पर विक्टिम्स को कंपनसेशन नहीं दिया तो वो चैलेंज हो सकता है। सो नाउ एवरी इंडस्ट्रीज इज लायबल टू गिव कंपनसेशन टू द विक्टिम्स। ओके, सो ये एक लॉ थी, लैंडमार्क जजमेंट थी 86 में, जिसने एनवायरमेंट लॉ में एक रिवोल्यूशन लाया। डन। आई होप आपको ये पूरी जजमेंट क्लियरली समझ में आ गई होगी। विल कम अप विद द नेक्स्ट जजमेंट डे आफ्टर टुमारो। जय हिंद टू ऑल।